हे एवरीवन। तो अब हम इस वीडियो में जॉन डन की सेकंड पोएम कवर करेंगे, द कैनोनाइजेशन। स्टेंजा 1। पोएम की शुरुआत ही एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन से होती है। स्पीकर क्लियरली इरिटेटेड दिखाई देता है क्योंकि वो डायरेक्टली बोलता है फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग, मतलब भगवान के लिए चुप हो जाओ। ये लाइन सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्लोजन है। वो सोसाइटी से बात कर रहा है, उन लोगों से जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो कहते हैं करियर बनाओ, पैसा कमाओ और स्टेटस को इम्प्रूव करो अपने। वो कहता है तो मेरे पॉलिसी का मजाक उड़ा लो। पॉलिसी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हाथ कांपते हैं, ट्रेम्बल करते हैं और बॉडी वीक हो जाती है। फिर वो कहता है तो मेरे गाउट पर हंस लो। गाउट जॉइंट्स की पेनफुल स्वेलिंग होती है, यूजुअली बुढ़ापे की निशानी। मतलब वो कहता है कि अगर मैं फिजिकली इम्परफेक्ट हूँ तो तुम उस पर हंस लो और चाहो तो मेरी गरीबी को फ्लाउट करो। फ्लाउट का मतलब होता है ओपनली इंसल्ट करना या डिसरिस्पेक्ट करना, या फिर मेरे सफेद बालों पर भी कमेंट कर लो। फिर वो सार्कास्टिकली बोलता है तुम जाओ किंग के कॉइन पर जो उसका स्टैम्प फेस्ड होता है उसको देखो। स्टैम्प फेस्ड मतलब कॉइन पर छपा हुआ राजा का चेहरा जो पावर और अथॉरिटी का सिंबल है, उस पर कंटेम्पलेट करो। कंटेम्पलेट मतलब डीपली सोचना या सीरियस रिफ्लेक्शन करना। तुम पैसा, पॉलिटिक्स, पोजीशन, प्रमोशन सब पर फोकस करो, बस मेरी लव लाइफ में इंटरफेयर मत करो। यहाँ डॉन ये दिखाता है कि दुनिया को लव बेकार लगता है, जैसे कोई लड़की पोएट्री लिखना चाहती हो और लोग बोले जॉब करो, प्रैक्टिकल बनो। स्पीकर के लिए लव पर्सनल फ्रीडम है, उसकी प्राइवेट सेक्रेट स्पेस है। गाइस, बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा अवॉइड करना। तो अब आते हैं अपनी सेकंड स्टेंजा में। इसमें स्पीकर अपने प्यार को लॉजिकली डिफेंड करता है। पहले स्टेंजा में वो इरिटेटेड था, लेकिन अब वो कामली सवाल पूछ रहा है। जब वो बोलता है अलास, तो इसका मतलब सिर्फ अफसोस नहीं, यहाँ थोड़ा सा जो टोन है वो ड्रामेटिक हो जाता है, जैसे वो सोसाइटी को चैलेंज कर रहा हो कि अच्छा बताओ जरा मैंने क्या बिगाड़ दिया। ऐसे में फिर वो एक के बाद एक एग्जैजरेटेड क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है क्या मेरे प्यार की वजह से किसी मर्चेंट की शिप्स डूब गई। मर्चेंट मतलब व्यापारी जो समुद्र के थ्रू ट्रेड करता है। माई साइड राउंड का मतलब ये नहीं कि सच में शिप्स डूब गई, ये एक हाइपरबोल है, मतलब ओवरस्टेटमेंट। वो कह रहा है क्या मेरी सांसों ने किसी का बिजनेस बर्बाद कर दिया। फिर वो बोलता है क्या मेरी आंसुओं ने किसी की जमीन को फ्लड कर दिया, मतलब क्या मेरी इमोशनल सैडनेस ने नेचर का सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया। फिर वो और स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल देता है, कहता है कि मेरे प्यार ने प्लेग के प्लेगी बिल में एक और नाम जोड़ दिया। प्लेगी बिल मतलब प्लेग के टाइम पर मरने वालों की ऑफिशियल लिस्ट। ये एक डिसीज है, ये सबसे सीरियस एग्जाम्पल है। मतलब क्या मेरे प्यार किसी की जान ले रहा है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली नहीं है। फिर वो रियलिटी की तरफ पॉइंट करता है, कहता है सोल्जर्स को वॉर मिल ही जाएगी। लिटिजियस मैन जो लोग केस करने के शौकीन होते हैं उन्हें क्वारल्स यानी झगड़े मिल ही जाएंगे। मतलब दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम, फाइट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनका हमारे प्यार से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ स्पीकर का मेन पॉइंट ये है हमारे प्यार को अननेसेसरी ब्लेम मत दो, दुनिया अपने इशू के साथ चलती रहेगी। स्टेंजा 3। इस स्टेंजा में स्पीकर अपने प्यार को एक नए लेवल पर ले जाता है। अब वो सिर्फ सोसाइटी को जवाब नहीं दे रहा, बल्कि लव की असली पावर को रिवील कर रहा है। जब वो कहता है कॉल अस व्हाट यू विल, तो इसका मतलब है कि दुनिया चाहे उन्हें फुलिश, मैड या इररिस्पॉन्सिबल कहे, लेकिन उनकी पहचान सोसाइटी के लेबल से नहीं, लव की ट्रांसफॉर्मेशन से बनी है। फिर वो कहता है कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई। इसमें फ्लाई छोटी और इनसिग्निफिकेंट होती है और ये सोसाइटी की नजर है जो लवर्स को सीरियस नहीं लेती। लेकिन स्पीकर इस इंसल्ट को वीकनेस नहीं बनाता, वो उसे ट्रांसेंड करता है। फिर वो कहता है वी आर टेपर्स टू एंड एट आवर ऑन कॉज डाई। टेपर्स यानी कैंडल, कैंडल जो खुद जलती है, अपने आप को कंज्यूम करती है पर रोशनी देती है।
और ये एक सेक्रीफाइस का सिंबल है। लव किसी और को डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि खुद के ईगो को जलाता है। इसमें सेल्फ ऑब्सेशन डिसॉल्व होती है और डिवोशन पैदा होती है। फिर ईगल एंड डव का इमेज आता है। ईगल पावर, प्राइड, डोमिनेंस का सिंबल है, जबकि डव पीस, इनोसेंस और सॉफ्टनेस का। नॉर्मली ये दोनों अपोजिट क्वालिटीज हैं, लेकिन उनके प्यार में स्ट्रेंथ और जेंटलनेस एक साथ एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब उनका लव ना वीक है और ना ही एग्रेसिव, वो बैलेंस्ड और कंप्लीट है। सबसे पावरफुल सिंबल है फोनिक्स रिडल। फोनिक्स एक मिथिकल बर्ड है जो जलकर अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेती है। अब पोयम में जो वर्ड आता है हथ, वो पुराने इंग्लिश का फॉर्म है जिसका सिंपल मॉडर्न मीनिंग हैज होता है। एलिजाबेथन टाइम में हैज की जगह हथ यूज किया जाता था, इसलिए लाइन का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग लगता है। जब डॉन लिखते हैं द फोनिक्स रीडर हाथ मॉर्वेट, तो इसका सीधा सा मीनिंग है कि फोनिक्स की कहानी ज्यादा मीनिंग रखती है या उसमें और गहरा सेंस आ जाता है। यहाँ विट का मतलब सिर्फ नॉर्मल इंटेलिजेंस ही नहीं है, बल्कि डीपर अंडरस्टैंडिंग, क्लेवर इंसाइट या हिडन मीनिंग है। डॉन कह रहे हैं कि उनकी लव की वजह से फोनिक्स का सिंबल और भी इंटेलिजेंट और मीनिंगफुल हो जाता है, क्योंकि दो लोग मिलकर एक हो गए हैं, जो फोनिक्स के रीबर्थ आइडिया को और गहरा बना देता है। क्योंकि फोनिक्स एक ही होता है, पर यहाँ दो लोग मिलकर एक बन गए हैं। We two being one, ये सिर्फ फिजिकल यूनिटी नहीं बल्कि स्पिरिचुअल मर्जिंग है, जहाँ दोनों सेक्सेस एक न्यूट्रल आइडेंटिटी में फिट हो गए हैं। जेंडर बाउंड्रीज डिसॉल्व हो जाती हैं और एक शेयर्ड सोल बन जाती है। जब वो कहता है वी डाई एंड राइज द सेम, तो ये ईगो की डेथ और स्पिरिचुअल रिबर्थ को दिखाता है। लव उन्हें खत्म नहीं करता, उन्हें हायर लेवल पर रिक्रिएट करता है। और जब वो बोलते हैं प्रूफ मिस्टीरियस बाय दिस लव, तो वो बताते हैं कि उनका प्यार ऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन से बियॉन्ड है, वो सेकेंड मिस्ट्री है। इस टेंसर का एसेंस ये है कि लव वीकनेस या डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इंसान को छोटा नहीं बल्कि स्पिरिचुअली कंप्लीट बना देता है। स्टेंजा 4, इस स्टेंजा में स्पीकर अपने प्यार को इमॉर्टैलिटी तक ले जाता है। अब वो सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा बल्कि ये कह रहा है कि अगर दुनिया हमें इम्पोर्टेंस नहीं देगी तब भी हमारा प्यार खत्म नहीं होगा। जब वो बोलता है वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव, इसका मतलब है कि अगर सोसाइटी हमें ओपनली प्यार के साथ जीने नहीं देगी तो हम उस प्यार के लिए मरने को भी तैयार हैं। फिर वो कहता है अगर हम टॉम्स यानी ग्रेव या हस यानी फ्यूनरल व्हीकल के लायक नहीं समझे गए, मतलब अगर हमें सोशली रिस्पेक्ट नहीं मिला तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारी कहानी किसी क्रॉनिकल यानी हिस्ट्री बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी तब भी हमारा प्यार सरवाइव करेगा। वो कहता है हमारा लीजेंड वर्ड्स में फिट होगा यानी पोएट्री में। यहाँ डॉन एक पावरफुल आइडिया देता है, पोएट्री फिजिकल मॉन्यूमेंट से ज्यादा परमानेंट होती है। We will build in sonnets pretty rooms का मतलब है कि सोनेट 40 लाइन पोयम है और उनका घर उसमें बन जाएगा, एक सिंबॉलिक स्पेस जहां उनका लव हमेशा जिंदा रहेगा। फिर वो कंपेयर करता है कि एक वेल रॉट अर्न यानी ब्यूटीफुल मेड अस्थि कलश भी उतना ही ऑनरेबल होता है जितना हाफ एकड़ टॉम्स यानी बड़े बड़े मकबरे। यहाँ वो कह रहा है कि ग्रेटनेस साइज से नहीं बल्कि मीनिंग से आती है। उनके प्यार पर जो हिम्स लिखे जाएंगे, हिम्स यानी प्रेज सॉन्ग्स, वो उन्हें कैनोनाइज्ड कर देंगे। कैनोनाइज्ड का मतलब चर्च में ऑफिशियली सेंट डिक्लेयर करना। यहाँ डॉन लव को रिलीजन लेवल पर ले जाता है। लवर्स अब सिर्फ लवर्स नहीं रहे बल्कि वो लव के सेंट्स बन गए हैं। इस टेंसर का कोर आइडिया ये है कि फिजिकल दुनिया उन्हें इग्नोर कर सकती है, लेकिन आर्ट और पोएट्री उन्हें इमॉर्टल बना देगी, क्योंकि लव बॉडी से नहीं मेमोरी और लैंग्वेज से जिंदा रहती है। स्टेंजा 5,
इस लास्ट स्टेंजा में स्पीकर फ्यूचर इमेजिन करता है जहां वो और उसकी बिलव सिर्फ लवर्स नहीं बल्कि लव के सेंट्स बन चुके हैं। जब वो कहता है एंड दस इन्वोक अस, तो इन्वोक का मतलब होता है प्रार्थना में याद करना या बुलाना। मतलब फ्यूचर के लवर्स उन्हें प्रेयर की तरह याद करेंगे। नेक्स्ट लाइन में रेवरेंट लव का मतलब है सेक्रेड, पवित्र और रिस्पेक्टफुल लव। ऐसा प्यार जो सिर्फ फिजिकल नहीं स्पिरिचुअल भी है। हामिटेज का मतलब एक शांत जगह जहाँ सेंट अकेले रहते हैं, एक आश्रम जैसा। डॉन ये कह रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया बन गए थे, उन्हें बाहर की दुनिया की जरूरत ही नहीं थी। फिर लाइन आती है यू टू whom love was peace that now is rage। यहाँ रेज का मतलब गुस्सा नहीं बल्कि इंटेंस पैशन है। उनका प्यार पहले शांत और प्राइवेट था, लेकिन अब लोग उसे पावरफुल और इंटेंस एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जब वो कहता है कि उन्होंने द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी आंखों की ग्लासेस में समेट लिया, तो इसका मतलब है कि उनकी आंखें मिरर्स बन गई थी जहां पूरी दुनिया रिफ्लेक्ट होती थी। स्पाइस का मतलब यहाँ सीक्रेट एजेंट नहीं बल्कि ऑब्जर्वर है जो हर चीज को देखते और समझते हैं। एपिटोमाइज का मतलब है किसी चीज को परफेक्टली रिप्रेजेंट करना। डॉन कह रहा है कि उनके प्यार में कंट्रीज, टाउन्स, कोड, पूरी दुनिया का एसेंस समाया हुआ था। इसलिए फ्यूचर लवर्स उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि हमें भी ऐसा ही पैटर्न या एग्जाम्पल मिले। इस स्टैंजा का डीपेस्ट मीनिंग ये है कि उनका प्राइवेट लव अब यूनिवर्सल मॉडल बन चुका है। दो लोगों का छोटा सा प्यार अब दुनिया के लिए स्पिरिचुअल गाइड बन गया है। लव यहाँ सिर्फ इमोशन नहीं, एक डिवाइन स्टेट बन गया है जिसे लोग फॉलो करना चाहेंगे। कंक्लूजन, इसमें फाइनल मैसेज ये है कि ट्रू लव सोसाइटी के रूल से ऊपर होता है। पोएम की शुरुआत में स्पीकर सिर्फ ये चाहता है कि उसे प्यार करने दिया जाए बिना इंटरफेरेंस के। धीरे धीरे वो प्रूव करता है कि उनका प्यार किसी को हार्म नहीं करता, दुनिया के सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता। फिर वो लव को एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बना देता है जहां दो लोग अपना ईगो छोड़कर एक रूह बन जाते हैं, यानी सोल। आगे चलकर वो कहता है कि चाहे हिस्ट्री उन्हें इग्नोर करे, लेकिन पोएट्री उन्हें इमोर्टल बना देगी। और एंड तक आते आते लवर्स सेंट्स बन जाते हैं, कैनोनाइज्ड फॉर लव। इस पोएम का डीपेस्ट आइडिया ये है कि लव सिर्फ रोमांटिक फीलिंग नहीं बल्कि एक सेक्रेड पावर है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। सोसाइटी पैसा, पावर और पोजीशन को इम्पोर्टेंट मानता है, लेकिन डॉन के लिए रियल